वेदिकेरा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम भौतिकी के दो ऐसे नियमों पर गहराई से चर्चा करेंगे जो सुनने में तो जुड़वा भाई लगते हैं, पर असल में एक सिक्के के दो अलग-अलग पहलू हैं। हाँ, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का नियम, और यही इनका सबसे दिलचस्प और कह सकते हैं कि उलझाने वाला हिस्सा भी है। बिल्कुल, हमारे पास जो स्रोत हैं वो एनसीईआरटी के कक्षा 10 की भौतिकी की किताब और रेलवे भर्ती बोर्ड मतलब आरआरबी की परीक्षाओं में पूछे गए कुछ पिछले वर्षों के प्रश्न हैं। तो आज हमारा मकसद सिर्फ इन नियमों को रटना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि इनके पीछे की कहानी को समझना है। ये कहानी है ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में बदलने की, जिसे फ्लेमिंग ने हमारे हाथों पर ही समझा दिया। चलिए इस कहानी को खोलकर समझते हैं। जरूर। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी खोज से कि बिजली से गति कैसे पैदा की जाए। अच्छा, तो ये कहानी का पहला हिस्सा है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। ये नियम असल में किस लिए है? देखिए, ये उस सवाल का जवाब देता है जिसने 19वीं सदी के वैज्ञानिकों को उलझा रखा था। अगर हमारे पास बिजली है तो क्या हम उससे कोई चीज घुमा सकते हैं, उसे गति दे सकते हैं? तो ये नियम उसी कैसे का जवाब है। जी, ये नियम चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी बिजली वाले तार पर लगने वाले बल या कहिए गति की दिशा बताता है। ठीक है, तो इसे याद रखने का तरीका क्या है? लोग अक्सर उंगलियों में ही उलझ जाते हैं। तरीका बहुत आसान है। अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी यानी पहली उंगली और मध्यमा बीच की उंगली को इस तरह फैलाइए कि तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाएं। बिल्कुल, जैसे किसी कमरे का कोना जहां दो दीवारें और फर्श मिलते हैं। ठीक है, मैंने अपना बायां हाथ उस तरह से सेट कर लिया है। अब बताइए कौन सी उंगली क्या बताएगी? आपकी तर्जनी यानी फोरफिंगर वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएगी। ठीक है, तर्जनी यानी मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, और आपकी मध्यमा मिडिल फिंगर वो विद्युत धारा यानी करंट की दिशा बताएगी। और अगर ये दोनों सही दिशा में है तो आपका अंगूठा अपने आप उस तार पर लगने वाले बल यानी फोर्स या मोशन की दिशा दिखाएगा। एक मिनट, यहां मैं थोड़ा सा उलझ गया। आप कह रहे हैं कि जहां भी चुंबकीय क्षेत्र और बिजली एक साथ हों वहां एक बल पैदा हो जाता है। जी, पर ऐसा होता क्यों है? मतलब एक तार में बहता हुआ करंट और एक चुंबक के बीच ऐसा क्या होता है कि तार पर धक्का लगने लगता है? क्या क्या करंट खुद एक चुंबक बन जाता है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही तो इसके पीछे का रहस्य है। अच्छा। जब भी किसी तार से करंट गुजरता है तो वो तार अपने चारों ओर एक अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र बना लेता है। अब हमारे पास दो चुंबकीय क्षेत्र हो गए, एक तो हमारा स्थायी चुंबक और दूसरा करंट के वजह से बना अस्थायी चुंबक। और जैसा हम जानते हैं, दो चुंबक एक दूसरे पर बल लगाते हैं। तो यही बल उस तार को धक्का देता है। बिल्कुल, फ्लेमिंग का नियम बस उस धक्के की दिशा बताने का एक आसान सा तरीका है। वाह, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे घर में जो पंखा धीरे धीरे शुरू होता है और फिर तेज हो जाता है, उसके पीछे असल में करंट और चुंबक के बीच का ये बल ही काम कर रहा है। एकदम। और ये सिर्फ पंखों या मिक्सर तक ही सीमित नहीं है। यही सिद्धांत है जो इलेक्ट्रिक कारों को चलाता है। यही बल स्पीकर्स के पर्दे को आगे पीछे कंपाकर आवाज पैदा करता है। ये हमारे चारों तरफ है। तो बाएं हाथ के नियम ने हमें बिजली से गति बनाना सिखा दिया, जिससे मोटरें बनी। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी था कि ये बिजली आएगी कहाँ से? हाँ, क्या हम इसका उल्टा कर सकते हैं? क्या गति से बिजली बनाई जा सकती है? यहीं पर कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। एकदम। और इस कहानी के हीरो हैं माइकल फैराडे। उन्होंने ही पहली बार दिखाया कि सिर्फ एक तार को चुंबक के पास घुमाने से उसमें एक तरह से जादुई रूप से बिजली पैदा हो सकती है। इसी को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जी, अब सवाल ये था कि ये जो बिजली पैदा हुई है वो किस दिशा में बहेगी, और इसी का जवाब है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। अच्छा, तो जहां बायां हाथ बिजली खर्च करके मोटर चलाता है, वहीं दायां हाथ मेहनत करके मतलब गति देकर बिजली बनाता है। बिल्कुल। तो दायां हाथ की उंगलियां क्या दर्शाती हैं? क्या तरीका वही है? तरीका बिल्कुल वही है, बस हाथ और बदल जाते हैं। अपने दाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को फिर से 90 डिग्री पर फैलाएं। ठीक है। अब यहाँ अंगूठा यानी थंब तार की गति की दिशा दिखाता है, मतलब हम तार को किस दिशा में घुमा रहे हैं। और तर्जनी, क्या उसका काम बदल जाता है? नहीं, और यही बात इसे याद रखना आसान बनाती है। अच्छा। तर्जनी का काम दोनों नियमों में एक ही है। ये हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाती है। अच्छा, ये तो कॉमन है। हाँ,
तो अब हमारे पास गति की दिशा है अंगूठे से और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है तर्जनी से। तो बची हुई मध्यमा उंगली? वो हमें बताएगी कि हमारी मेहनत का फल यानी बिजली किस दिशा में बहेगी। एकदम सही, मध्यमा उंगली उस तार में पैदा होने वाली प्रेरित धारा यानी इंड्यूस्ड करंट की दिशा बताएगी। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण हुआ जनरेटर। जी, जब हम जनरेटर का हैंडल घुमाते हैं या पावर प्लांट में टरबाइन घुमाते हैं तो हम असल में तार को चुंबकीय क्षेत्र में ही घुमा रहे होते हैं। और दाएं हाथ का नियम हमें बताता है कि उससे पैदा हुई बिजली किस दिशा में बहेगी। ये तो बहुत साफ हो गया, लेकिन सच कहूं परीक्षा के दबाव में मैं शायद बाएं और दाएं हाथ में उलझ जाऊंगा। ये एक बहुत आम समस्या है। हाँ, तो अगर मैं ये भूल जाऊं कि मोटर के लिए कौन सा हाथ और जनरेटर के लिए कौन सा, तो इसे याद रखने का कोई आसान तरीका है? बिल्कुल है। मुझे याद है मेरे शिक्षक ने एक मजेदार तरीका बताया था। बताइए। उन्होंने कहा था, सोचो जब आप मोटर चालू करते हो तो आप अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हो, जैसे कोई स्विच दबा रहे हो। अच्छा, लेफ्ट हैंड से स्विच दबाया। हाँ, और जब जनरेटर से बिजली आती है तो आप उसे अपने दाएं हाथ से लेते हो, क्योंकि ज्यादातर अच्छे काम हम दाएं हाथ से करते हैं। हाँ, ये बचकाना है पर काम का है। बिल्कुल। लेफ्ट फॉर स्टार्टिंग द मोटर, राइट फॉर रिसीविंग द करंट। ये तो शानदार ट्रिक है। तो चलिए इस पूरी कहानी को एक साथ जोड़कर देखते हैं। अगर एक साथ देखें तो इन दोनों में सबसे बड़े अंतर कौन से हैं? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो अंतर बहुत स्पष्ट है। 4 बातें याद रखनी चाहिए। ठीक है। पहला, उपयोग। बायां हाथ मोटर में, दायां हाथ जनरेटर में। दूसरा, उद्देश्य। बायां हाथ बल की दिशा बताता है, दायां हाथ प्रेरित धारा की दिशा। तीसरा, धारा। बाएं हाथ के नियम में धारा दी जाती है, मतलब इनपुट है, जबकि दाएं हाथ के नियम में धारा पैदा होती है, मतलब आउटपुट है। और चौथा, प्रभाव। बाएं हाथ का नियम मोटर प्रभाव है, जबकि दाएं हाथ का नियम जनरेटर प्रभाव यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। ये 4 अंतर तो क्रिस्टल क्लियर हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये कहानी और ट्रिक्स वाली समझ हमें आरआरबी ग्रुप डी जैसी परीक्षाओं के असल सवालों को हल करने में मदद करती है या नहीं। जरूर, ये अपनी समझ को परखने का सबसे अच्छा तरीका है। पहला सवाल है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? ये तो सीधा है। बायां हाथ मतलब मोटर, और मोटर का काम है बल पैदा करके घूमना, तो सही उत्तर है एक चालक पर लगने वाले बल की दिशा। एकदम सही। अगला सवाल, इलेक्ट्रिक मोटर में किस नियम का उपयोग किया जाता है? हमारी ट्रिक याद करते हैं। मोटर चालू करने के लिए बायां हाथ। तो जवाब है बाएं हाथ का नियम। बहुत बढ़िया। एक और सवाल है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में तर्जनी क्या इंगित करती है? ये एक अच्छा सवाल है। जैसा हमने बात की थी, तर्जनी का काम फिक्स है। हाँ, ये दोनों में कॉमन है। जी, वह दोनों ही मामलों में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। बिल्कुल। और आखिरी सवाल, कौन सा उपकरण फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करता है? विकल्प हैं इलेक्ट्रिक मोटर, गैल्वेनोमीटर, जनरेटर या बैटरी। दायां हाथ मतलब प्रेरित धारा, मतलब बिजली का बनना, और बिजली बनाने वाला उपकरण इनमें से सिर्फ जनरेटर है। सही जवाब। इन सवालों से ये बात तो साफ हो जाती है कि अगर मूल सिद्धांत पता है तो जवाब देना कितना आसान हो जाता है। बिल्कुल। चलिए इस पूरी चर्चा को कुछ आसान लाइनों में समेटते हैं ताकि ये हमेशा के लिए याद रहे। जरूर, बस इतना याद रखना है, मोटर के लिए बायां हाथ जो बताता है बल की दिशा, और जनरेटर के लिए दायां हाथ जो बताता है प्रेरित धारा की दिशा। एकदम। और उंगलियों के लिए तर्जनी हमेशा चुंबकीय क्षेत्र है, मध्यमा हमेशा धारा है। तो सारा खेल अंगूठे और हाथ के चुनाव का है। ये सोचना कितना अद्भुत है कि हमारे आसपास की लगभग हर घूमने वाली और बिजली बनाने वाली मशीन, चाहे वो छोटा सा पंखा हो या विशाल पावर प्लांट, इन 2 सरल नियमों पर काम करती है। सही कहा। और इन्हें कोई भी अपने हाथों की उंगलियों से समझ सकता है। ये इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे भौतिकी के बुनियादी सिद्धांत हमारी पूरी आधुनिक दुनिया को चलाते हैं। आज हमने देखा कि कैसे गति से बिजली और बिजली से गति बनती है, पर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, अगर हमारे शरीर की नसों में भी आयनों के रूप में बहुत सूक्ष्म करंट बहता है, तो क्या एक बहुत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र हमारे शरीर पर भी कोई असर डाल सकता है? इस सवाल का जवाब विज्ञान आज भी खोज रहा है।
इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। वैदिक एरा YouTube चैनल पर इस चर्चा को सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।